हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच पर एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, हमने 20 क्वेश्चंस लगभग आपको यहाँ पर बताए थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और आपको कुछ अलग टॉपिक से यहाँ पर और भी क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और इसमें लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो आपको ज़रूर सहायता पहुंचाएंगे और एग्ज़ाम को टच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें आपको जो टॉपिक दिया गया है वो फंडामेंटल राइट्स से है, सिटीजनशिप से है। तो नागरिकता और मौलिक अधिकार से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं और आप उस पर जब अध्ययन करेंगे तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पकड़ने में मिल जाएंगे। और आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है वो पहले क्वेश्चन से हो रही है और इस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि भारत का संविधान मान्यता देता है, जो रिकग्नाइज करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिकग्नाइज कर रहा है, जो मान्यता दे रहा है। तो इसमें जो हमारे माइनॉरिटी के लोग होते हैं वो केवल धार्मिक आधार पर होते हैं, गलत है। सिर्फ रिलीजन ही नहीं देखा जाता है बल्कि उसकी लैंग्वेज भी देखी जाती है। तो धार्मिक आधार केवल, ये गलत हो जाएगा। केवल भाषाई आधार, ये भी गलत हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ये आप बताएंगे। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो है वो सही, हमारे संविधान में ये मान्यता है कि जो धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है उन्हीं को अल्पसंख्यक माना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। देखिए, अल्पसंख्यक कौन होता है एक बहस का विषय है, लेकिन अल्पसंख्यक को लेकर के सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है वो यूएनओ के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने सबसे पहले बताया था कि अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या नगण्य होती है, जिनकी संख्या ना के बराबर होती है, जिनका प्रभाव भी नगण्य होता है। अर्थात इसके अंतर्गत वो लोग आएंगे जो नगण्य है, जिनका प्रभाव नगण्य है। और हमारे संविधान में इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन ये मान्यता है कि जिसकी संख्या जिस राज्य में 50% से कम है, जिनका प्रभाव कम है, जो भाषा के आधार पर अल्प है या धर्म के आधार पर अल्प है, उसी को अल्पसंख्यक माना जाता है। और अल्पसंख्यक की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी की गई है। और हमारे संविधान में 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटी के लोगों के लिए दिए गए हैं। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल है जो पर्टिकुलर अल्पसंख्यक के लिए दिए गए हैं। तो देखिए, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है और आर्टिकल 350A है और आर्टिकल्स 350B है। तो देखिए, आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए, जो कि पूछा भी जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स है जो पर्टिकुलर अल्पसंख्यक के लिए है। और मैंने बताया कि अल्पसंख्यक कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो धर्म के भी आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं, भाषा के भी आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं। तो इसमें 4 आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, 29, 30, आर्टिकल 350A और आर्टिकल 350B। जैसे 29 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले जो भी निवासी नागरिक हैं, जिनकी जैसी भाषा है, जिनकी जैसी लिपि है, जिनका जैसा कल्चर है, उसे एज इट इज बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। तो जो भाषा की बात है अल्पसंख्यकों के, लिपि की बात है, कल्चर की बात है, तो इसमें आप बताएंगे जैसे 29 में, तो 29 में आप कह सकते हैं, 29 में इनकी भाषा है,
इनकी लिपि है और इनकी कल्चर है, अल्पसंख्यक के संस्कृति है, उसे एज इट इज बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और जो आर्टिकल 30 है, तो आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक, तो ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उस पर प्रशासन भी कर सकते। जैसे हमारे यहाँ हिंदू को छोड़ करके सभी जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब अल्पसंख्यक माने जाते हैं। जैसे कोई मुस्लिम है तो मकतब मदरसा की स्थापना कर सकता है, या कोई जैन बौद्ध है वो मठ की स्थापना कर सकता है, या कोई भी अदर रिलीजन से आता है और माइनॉरिटी से कराता है तो अपने यहाँ शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, उस पर प्रशासन कर सकता है। हमारा संविधान ये आदेश देता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है शिक्षण संस्थान से लेकर के कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना या उस पर प्रशासन करने की छूट देता है। तो आप बताएंगे आर्टिकल 30 है। और जो आर्टिकल 350A है, तो 350A में ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, उनको जो प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा, जो प्राथमिक शिक्षा होगी, वो प्राथमिक शिक्षा मदर टंग में होगी, प्राथमिक शिक्षा मदर टंग में दी जाएगी। तो जैसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आदेश देता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वो मदर टंग में दी जाएगी, अर्थात मातृभाषा में दी जाएगी, तो 350 है। 350 कहता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन जो दिया जाए वो मदर टंग में दिया जाए, क्योंकि प्रथम पाठशाला या प्रथम टीचर माँ ही मानी जाती है। तो माँ की लैंग्वेज में अगर टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा बहुत आसानी से उसे कैच कर सकता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान 4 आर्टिकल्स में भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए व्यवस्था बनाता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35B, ये पर्टिकुलर अल्पसंख्यक के लिए ही है। और हमारे देश में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक रहते हैं, तो अल्पसंख्यकों की संख्या 6 है। जैसे पहला हो गया मुस्लिम, और दूसरा है सिख, तीसरा है ईसाई, चौथा है बौद्ध, पांचवा जो है पारसी है, और छठा जैन है। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन जो 5 हैं, ये ऊपर के जो 5 हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये 5 जो थे इनको मान्यता अक्टूबर 1993 में मिल गया था। लेकिन जो जैन है इनको मान्यता कब मिला था, तो आप बताएंगे 2014 में। तो कुल मिलाकर के देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। और अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 6 है। तो हिंदू को जोड़ दीजिए तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। हालांकि 5 को तो 93 में ही दर्जा दे दिया गया था, लेकिन जैन लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 2014 में ही से यहाँ पर मान्यता दिया गया। जिस राज्य में जिस समुदाय की संख्या 50% से कम है, सामान्यतः उसे अल्पसंख्यक से जोड़ा जाता है। अब इसमें आपने सुना होगा 1993 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, और इसका गठन 1993 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किसने किया था, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था।
तो कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी आपको क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का संविधान मान्यता देता है आमतौर पर वो आर्टिकल 29, 30, 350A, 350B में जो दिया गया है वो धर्म के आधार पर है और भाषा के आधार। तो भारत में अल्पसंख्यक की जो मान्यता मिलती है वो सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं मिलती है, बल्कि धर्म के साथ साथ भाषा के आधार पर भी मिलती है। और इसमें भारत में कुल अल्पसंख्यक की संख्या 6 है। 5 पहले आ चुके हैं, सबसे लास्ट में जैन को लाया गया है। और अगर पूछा जाए कि इन सारे अल्पसंख्यक में सबसे अधिक लिटरेसी किसकी है, साक्षरता दर किसकी है, तो जैन लोगों की है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, मुस्लिम की है। और अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पर आयोग बनाया गया है, मंत्रालय बनाया गया है, राष्ट्रपति इसका गठन कर सकता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिस्ट 1 दिया गया है, लिस्ट 2 दिया गया है, इनको टैली करना है। और हम लोग इस पर आइए इसे टैली करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे रोक की बात है, निषेध की बात है, तो इसमें जहाँ तक निषेध की बात है तो ये रिट देख रहा है। तो रिट में जैसे सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रिट की बात है, 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। लेख इसको बोलते हैं लेख। तो लेख में जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहते हैं, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। दूसरा है परमादेश, परमादेश। तो परमादेश को आप बताएंगे मैंडामस कहा जाता है, मैंडामस, मैंडामस। तीसरा जो है प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध को प्रोविशन बोला जाता है, प्रोविशन। चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, इसको सर्टियोररी बोलते हैं। और 5वां है अधिकार परीक्षा, 5वां है अधिकार परीक्षा। इसको जो है क्यू वारंटो बोलते हैं, क्यू वारंटो, वारंटो। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी के प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अगर किसी की अवैध गिरफ्तारी हो जाती है, गलत तरीके से गिरफ्तारी होती है, वो वैलिड नहीं होती है, तो वह व्यक्ति या उसके हित से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकता है या हाई कोर्ट का सहारा ले सकता है और उसे वहाँ सशरीर जाना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को आपको शरीर के साथ प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो इसका जो हो जाएगा चौथे का ए हो जाएगा। तो चौथे का ए होगा। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। तो तीसरे का बी हो जाएगा। उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है कि इसे प्रमाणित करना पड़ता, अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है तो अपर कोर्ट उससे सूचना मंगाएगी, उसका परीक्षण करेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो उस मामले को अपने पास भी ला सकती है। तो उत्प्रेषण लेख से प्रमाणित होता है, प्रमाणित होने के लिए बुलाया जाता है। तो दूसरे का सी हो जाएगा। निषेध का मतलब होता है स्थगन आदेश, रोकने के लिए कहा जाता है। इसका जो हो जाएगा पहले का डी। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ई। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हम आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है हम प्रमाणित करने के लिए अपर कोर्ट लोअर कोर्ट से आदेश देती है। निषेध का मतलब होता है कार्रवाई को वहीं पर रोक दिया जाए, स्थगन आदेश होता है। तो पहले का डी, दूसरे का सी, पहले का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा और चौथे का ए होगा, तीसरे का
तीसरे का बी होगा। इसका पहला ऑप्शन सही है, ये पहला है। तो इसमें एक तरफ रिट दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसके मतलब दिए गए हैं। तो इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध इसी के तहत है, और इस पर चर्चा जो है हमने आपको क्लास में किया होगा और कई बार बताया होगा। तो यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया नहीं जा सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहे हैं। तो इसका पहला हो जाएगा, और अभी आगे हम आपको और भी बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय, मतलब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से मामले की सुनवाई हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो देखिए इसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होंगे, तो केंद्र और राज्य के मध्य के विवाद ये सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध जो संरक्षण की बात है ये भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, इसकी सुनवाई बगैर अपील के। और दो मध्य के राज्य की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन जो मौलिक अधिकारों का मामला है, तो मौलिक अधिकारों का मामला इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी करेगी और इसकी सुनवाई हाई कोर्ट भी करेगी। तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है इसकी सुनवाई बगैर अपील के सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट के बराबर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट के बराबर हाई कोर्ट सुनवाई करेगी, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार का एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला लेके जाएंगे तो आर्टिकल्स 32 का प्रयोग करना होगा, और अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई आर्टिकल्स 226 में होगा। और ये डायरेक्ट, इसमें अपील करने की ज़रूरत है ही नहीं, बगैर अपील के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा या हाई कोर्ट में जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 32 का प्रयोग होगा, और हाई कोर्ट में जाएंगे तो 226 का प्रयोग होगा। बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम है और जो हाई कोर्ट है ये अंतिम नहीं है। अब देखिए इसमें जो सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करती है, और वैसे इन दोनों में अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का डिफेंडर कौन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक अगर पूछा जाए, संरक्षक कौन है, तो ध्यान रखने वाली बात है मौलिक अधिकारों का संरक्षक हाई कोर्ट नहीं है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है। और ये दोनों मामले की सुनवाई करते हुए कितने प्रकार के लेख जारी करेंगे, तो 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। और 5 प्रकार के लेख हमने आपको बता ही दिए हैं, जैसे अभी हमने बताया था। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा जो है परमादेश। ये दोनों निकाल सकते हैं, हाई कोर्ट भी निकाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी निकाल सकते हैं, परमादेश है। और तीसरा प्रतिषेध है। चौथा आप क्या बताएंगे, उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण। और 5वां अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा। तो देखिए इसमें सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कौन से ऐसे मसले हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी कर सकती है। तो तुरंत बताइएगा। इसमें समवर्ती अधिकार मिला हुआ है, और वो मौलिक अधिकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है। हालांकि मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को ही बताया गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी तो आर्टिकल्स 32 चलेगा, और अगर हाई कोर्ट करेगी, अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 226 होगा। और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही मौलिक अधिकारों का या संविधान का आत्मा कहा है। तो संविधान का हृदय या संविधान का आत्मा, तो संविधान की आत्मा जो कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, वो आर्टिकल किसको कहा गया, तो आप क्या बताएंगे, 32 को कहा गया है। बाकी केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद है
तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी बगैर अपील के, क्योंकि वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है। मौलिक अधिकार का संरक्षण एक ऐसा है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करेंगे। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध अगर संरक्षण की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी बगैर सुनवाई के। दो राज्यों के मध्य अगर ऐसी कोई चर्चा है तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें यह पूछ रहा है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता, अब इसमें चारों ऑप्शन में कौन सी स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स के दायरे में नहीं है, मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं है। अब आपको यह समझना होगा कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार को ही हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार दिया नहीं जाता है, जन्म लेते ही स्वतः अपने आप मौलिक अधिकार मिल जाता है। जैसे अगर बच्चे का जन्म होगा तो बच्चा खाना खाएगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा घूमेगा, बच्चा कपड़ा पहनेगा, तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अर्थात उसने जन्म ले लिया है तो कपड़े पहनने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। और जन्म सिद्ध अधिकार को ही हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार जो है वो दिया नहीं जाता है, जब लेते ही अपने आप मिल जाता है, उसे अप्रतिदेय अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार को हम लोग अप्रतिदेय अधिकार कहते हैं। ये अप्रतिदेय अधिकार है। और अप्रतिदेय अधिकार वह होता है कि जो दिया नहीं जाता बल्कि स्वतः अपने आप मिल जाता। तो जो स्वतः अपने आप मिल जाए उसको हम लोग अप्रतिदेय अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ मौलिक अधिकार सारे लोगों को, दुनिया के जो भी नागरिक हैं उनको मिला ही था। बाकी हमारे भारत में कब मिला था देश के नागरिकों को? 26 जनवरी 1950 को देश के हमारे सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिल गया था। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाता है, रिपब्लिक डे कहा जाता है, क्योंकि उस दिन देश के सारे नागरिकों को मौलिक अधिकार मिल गया था। और आप हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक उसे मौलिक अधिकार ना हो। और अगर व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिल जाता है तो व्यक्ति स्वतः अपने आप क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जिस तरीके से आप अपने घरों में रहते हैं, जिस तरीके से आप अपने घरों में बोलते हैं, आप दूसरे के घरों में उस तरीके से नहीं रह सकते, उस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका अपना घर मौलिक अधिकार है, दूसरे का घर मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा अधिकार है जो जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। तो आप पूरे देश में भ्रमण करेंगे, ये है मौलिक अधिकार। और ये आपको कौन सा अधिकार, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 19 में दिया गया है, 19D में दिया गया है। 19D में बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं, ये आप बताएंगे। 19B में दिया गया है किसी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता, ये 19G में दिया गया है। और जो संपत्ति का स्वामित्व का अधिग्रहण है, ये जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था मौलिक अधिकार लेकिन अब ये नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे भाग 14 में शामिल कर लिया, भाग 12 में शामिल कर दिया गया है। और आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है, इसे आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। अब जो ये संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। पहले संपत्ति का अधिकार 19F में था, आर्टिकल 31 में था, 19F और 31 और पार्ट 3 में था। लेकिन अब ये पार्ट 12 में हो गया, आर्टिकल 300A में हो गया। तो संपत्ति का जो अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में इसको यहाँ से हटा दिया गया। भाग 3 से, आर्टिकल 19F से, आर्टिकल 31 से हटा करके इसे पार्ट 12 और आर्टिकल 300A में, अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अब ये विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का जो अधिकार है अब वो विधिक अधिकार हो गया है और ये अब फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा है। अर्थात अब जो है इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
लागू नहीं कराया जा सकता है इसमें, क्योंकि अगर इसे मौलिक अधिकार दे दिया जाता संपत्ति के अधिकार को, तो इसमें चल संपत्ति भी होती है और अचल संपत्ति भी होती है। और सरकारों को अगर जब भी ज़मीन की ज़रूरत होती तो किसान सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता और फिर वो कह देता कि ज़मीन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, फैक्ट्री स्थापित करनी हो, तो बगैर ज़मीन के तो हो नहीं पाएगा। और किसान अगर ज़मीन न बेचता तो फिर ज़बरदस्ती राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनके ज़मीन को ले भी नहीं सकती थी। लेकिन अब ये विधिक अधिकार हो गया है, तो कानून के दायरे में रह करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार को जब भी ज़मीन की ज़रूरत होगी तो वो उसे अधिग्रहण कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधिक अधिकार है। पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल F, आर्टिकल 31 पार्ट 3 से हटाकर पार्ट 12 में हो गया, आर्टिकल 300A में हो गया है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, तो आप बताएंगे संपत्ति की जो मालिकाना हक है या अधिग्रहण की स्वतंत्रता है, अब इसमें नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा, ए होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आसान क्वेश्चन है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करे। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जा सकती है। जो मौलिक अधिकार है वो आप जान ही सकते हैं कि आपातकाल के द्वारा समाप्त की जा सकती हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल 19 कह रहा है। तो आर्टिकल 19 कब ख़त्म किया जाता है, तो जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय आर्टिकल 19 को 358 का प्रयोग करके आर्टिकल 19 को ख़त्म करेंगे। और अन्य जो मौलिक अधिकार को ख़त्म करना हो तो फिर उसमें जो है आर्टिकल 359, तो 359 में सभी आर्टिकल आ जाएंगे, सभी अनुच्छेद आ जाएंगे, सभी मौलिक अधिकार आ जाएंगे। और 358 में सिर्फ और सिर्फ 19 आएगा। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो वो युद्ध और बाह्य आक्रमण के ही समय ख़त्म होंगे 358 में। और जो सारे मौलिक अधिकार होते हैं 20-21 को छोड़ करके वो 359 में होंगे। लेकिन किन परिस्थितियों में होंगे, जब युद्ध की नौबत आ जाएगी या बाह्य आक्रमण की नौबत आ जाएगी तब ये 19 से ख़त्म होगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह की बात है, अगर सशस्त्र विद्रोह की बात आ गई तो सशस्त्र विद्रोह के मामले में इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, 19 बचा रहेगा, बाकी सारे मौलिक अधिकार खत्म होंगे। लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तब इसे सशस्त्र विद्रोह में नहीं खत्म किया जाएगा और युद्ध और बाह्य के आक्रमण में 19 भी चला जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तब 19 जो है वो बचा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जा सकती है। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण अगर आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू हो गया है तो 19 चला जाएगा 358 में। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो फिर ये 19 जाने वाला नहीं है। और इसको कब शामिल किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में कहा था कि अगर युद्ध के आधार पर है, बाह्य के आधार पर है तो 19 चला जाएगा, और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो 19 जाने वाला नहीं है। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा है तो ना तो 19 जाएगा और ना ही 20 जाएगा और ना ही 21 जाएगा। और अगर युद्ध और बाह्य के आक्रमण है तब 358 के तहत वो चला जाएगा, बचेगा कौन, 20 और 21। तो 359 में सारे मौलिक अधिकार चले जाते हैं और 358 में 19 चला जाएगा। लेकिन तब जाएगा जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा तो फिर ये जाने वाला नहीं है। और इस प्रकार की परिभाषा कब दी गई थी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। तो 19 जो स्वतंत्रता मिली हुई है
वो किसके कारण लागू होने पर ही स्थगित होगी। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण अगर हो रहा है भारत में, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 358 का प्रयोग करके 19 को हटा देंगे, और अन्य को अगर हटाना है तो 359 का प्रयोग करके हटाएंगे। लेकिन अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण नहीं है तो सशस्त्र विद्रोह है, तो सशस्त्र विद्रोह में 19 भी नहीं जाएगा, 20 भी नहीं जाएगा, 21 भी नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए ये है तो 19 भी चला जाएगा, केवल बचेगा कौन, 20 और 21। तो इसका डी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका डी सही है। युद्ध और आक्रमण के कारण 19 को हटाया जाएगा 358 में। अगर सशस्त्र विद्रोह है तो फिर इस पे जो है हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल्स 352 के तहत 3 आधार पर लाई जाती है। 3 आधार पर लाई जा सकती है। अब वो 3 आधार कौन कौन सा है, तो देखिए, एक है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह में 19 नहीं जाएगा, और बाह्य आक्रमण के समय, युद्ध के समय 19 चला जाएगा। तो इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि किसको मौलिक अधिकार मिला है और किसको मौलिक अधिकार नहीं मिला है। तो देश के जो समस्त नागरिक हैं और भारत में कुछ विदेशी अगर रहते हैं तो उनको भी कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन भारत के नागरिकों को ही सिर्फ मौलिक अधिकार जो मिला है। तो जैसे आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, और आर्टिकल 29 हो गया, और आर्टिकल 30 हो गया। तो 19, 16, 15, 29, 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, तो 19 है, 16 है, 15 है, 29 और 30 है। बाकी और जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सबको मिले हैं, वो सबको मिले हुए हैं। बस 19, 16, 15, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं। अब इसमें एक ब्रिटिश नागरिक, जो ब्रिटिश नागरिक होगा वो भारत का नागरिक होगा नहीं, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि भारत में इकहरी नागरिकता है, एक प्रकार की सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसमें विदेशी व्यक्ति किसका दावा नहीं कर सकता है। तो जो व्यापार और व्यवसाय है, तो व्यापार और व्यवसाय जो दिया गया है 19G में है। तो 19G में अर्थात 19 का ये प्रयोग नहीं करेगा, इससे व्यापार और व्यवसाय का दावा करने का अधिकार नहीं है, ये भारत के नागरिकों को है। विधि के समझ समानता ये आर्टिकल 14 है, इसका प्रयोग विदेशी नागरिक भी करता है, भारत का नागरिक भी करता है। जीने का अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार 21 में है, ये भारत के नागरिकों को भी अधिकार है और विदेशी नागरिकों को है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, ये विदेशी को भी है और भारतीय को भी है, विदेशी को भी है और भारतीयों की भी है। तो कहने का मतलब है इसमें जीने का अधिकार भारत में रहने वाले चाहे देशी हो चाहे विदेशी दोनों नागरिकों को है। सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो सबको है। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, सबको मानना पड़ेगा चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो। लेकिन क्या वो व्यापार कर सकते हैं भारत में, व्यवसाय कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं? 19G अर्थात इनको 19 का अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता ये विदेशी नागरिकों को नहीं है, ये संविधान रोकता है। तो इसका पहला हो जाएगा, इसका पहला होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है।
इसमें निम्नलिखित में से कौन बाल अधिकार या बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो आप बताएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आप बताएंगे 19 से लेकर 22 तक है। और दो अधिकार और दिए गए, 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा चौथा जो है, 3 तो आपने पढ़ ही लिया है। पहला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, ये 3 अधिकार आप पढ़ चुके हैं। चौथा जो बचा है वो आप बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आप बताएंगे चौथा है। तो चौथा जो है वो आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो देखिए आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखानों या खानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। कारखानों या खानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार बाल श्रम से को प्रतिबंधित करता है। तो बाल श्रम से प्रतिबंधित करने वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें 2 आर्टिकल है, 23 है और 24 है। तो 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलाश्रम पर रोक है, दास प्रथा, बेगार प्रथा, बधुआ मजदूरी, ये 23 हो जाएगा। और 24 में पार्टिकुलर ये कह दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखानों में या खानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। और इसकी परिभाषा यूएनओ में भी दी गई, हमारे संविधान में दी गई, हमारे कानून भी दी गई है। 1986 में बाल मजदूरी अधिनियम लाया गया था और इसे कह दिया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर कोई भी ऐसा काम करता तो कानूनन जुर्म है। ये संवैधानिक जुर्म में भी माना जाएगा, विधिक जुर्म में भी माना जाएगा। और इंडिया में 14 साल से नीचे का जो बच्चा वो कुछ न करे, केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करे और उसे मुफ्त में मतलब बुक भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, विद्यालय केवल शरीर जाना है। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात जो है वो बालकों के लिए की गई है, 14 वर्ष से कम आयु के बालक के। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार या बाल श्रम के बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 24 में है। और 24 किस में आ जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? अगर इमरजेंसी लग गई है, आपातकाल लग गया है, तो हमारा कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं करेगा? तो निलंबित करने का, छीनने का अधिकार किसे है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, और निलंबन कब होगा? आपातकाल के समय होगा। तो राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है वो प्रावधान आप बताएंगे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जब वो छीना जाएगा तो उसमें आर्टिकल 358 के तहत 19 आर्टिकल जाएगा और आर्टिकल 359 के तहत सभी आर्टिकल, सभी मौलिक अधिकार चले जाएंगे, सभी मौलिक अधिकार चले जाएंगे, मौलिक अधिकार चले जाएंगे। केवल सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल बचेगा, एक है 20 और दूसरा जो आर्टिकल है वो 21 है। तो 20 में क्या दिया गया है? तो 20 में, अनुच्छेद 20 में जो दिया गया है, जो कभी भी निलंबित नहीं होता है, वो आप बताएंगे
अपराधों के दोष सिद्ध में, अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। इसका मतलब है कि जैसे भले ही राष्ट्रीय आपात लगा हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसने कानून का उल्लंघन न किया हो। और इसमें यह भी है कि अगर मान लीजिए किसी ने कानून का उल्लंघन किया हो और उसने पूरी सज़ा कर ली है, तो उस केस में दोबारा उसे सज़ा नहीं मिलेगा। और तीसरा आप ये कह सकते हैं कि जो अभियुक्त है उसको स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के अगेंस्ट गवाही देने के लिए या साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 20 जो आर्टिकल्स है, आपातकाल अगर चल भी रहा है तो भी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अपराधी दोष सिद्ध होने के लिए पर्याप्त संरक्षण दिया गया है। अगर कोई अभियुक्त है तो कोई जरूरी नहीं वो अपराधी हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो बाइज्जत क्या किया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर कानून का उल्लंघन कर लिया है, सज़ा दे दी गई है और सज़ा उसने पूरी कर ली है, तो उस केस में दोबारा सज़ा नहीं होगी। और जो अभियुक्त है उसे स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो अभियुक्त होता है उसको खुद अपने खिलाफ गवाही नहीं दिया जाता है। तो ये भी राष्ट्रीय आपात में निलंबित होने वाला नहीं है। और आर्टिकल 21, तो 21 में जो दिया गया है वो आप बताएंगे। 21 जो कहता है, जो 21 में दिया गया है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। प्राण का मतलब होता मानसिक और दैहिक का मतलब होता शारीरिक। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता से संरक्षण देता है, अर्थात इसको हम लोग जीने का अधिकार कहते हैं। तो जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 ये किसी भी दशा में निलंबित होने वाला नहीं है। जैसे भाषण का अधिकार, तो भाषण आप देंगे, ये किस में है, तो आप बताएंगे कि ये 19 में है। भ्रमण की स्वतंत्रता आप बताएंगे, जैसे ये आप कह सकते हैं कि 19D में है। जीवन का अधिकार 21 में है। संगठित होने का, सम्मेलन करने का अधिकार 19B में है। तो इसमें केवल जीवने का जो अधिकार है, जीवन का अधिकार, वो आप बताएंगे 21 में है। और ये किसी भी दशा में आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये किसी भी दशा में कभी भी निलंबित होने वाले नहीं है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा की जाती है। देखिए क्वेश्चन आ चुका है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में वर्णित है? देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो देखिए आर्टिकल 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। ये विधि के समक्ष समानता की बात है। और आर्टिकल जो 15 है वो धर्म, मूलवंश, जाति, निवास स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर
इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध ये आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 19 में अब व्यक्ति की बोलने की आज़ादी है, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और भी इसमें कई स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रता। और आर्टिकल 20 में है, 20 में आप कह सकते हैं अपराध दोष सिद्ध के संबंध में, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात है। अब इसमें आर्टिकल 20A है, आर्टिकल 20B है और आर्टिकल 20C है। 3 बातें हैं, A, B और C। तो A कहता है कि अगर कोई भी अभियुक्त है, गिरफ्तार है, और उसने अगर तत्कालीन कानून का उल्लंघन नहीं किया तो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। 20B कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर लिया है, कानून का उल्लंघन कर दिया है, उसे सज़ा हो गई है और सज़ा पूरी कर लिया, तो उस केस में उसे सज़ा होने वाली नहीं है। 20C कहता है कि जो अभियुक्त है उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो इसमें यह कह रहा है कि एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 22 कहता है, 22 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, एक बार सज़ा उसकी हो गई है, सज़ा उसने पूरी कर ली है, तो उस केस में दोबारा उसे सज़ा होने वाली नहीं है। ये प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? 20 में दिया गया है, 20 में दिया गया है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आप बताइएगा। अमेरिका से लिया गया है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि जिसको एक बार की सज़ा हो गई है और उस केस में दोबारा उसे सज़ा नहीं होगी यदि उसने सज़ा को पूरी कर ली है। तो इसका जो हो जाएगा वो डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब देखिए कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक उपचारों की बात करता है? तो आर्टिकल 32 है। और आपने सुना होगा कि मूल अधिकारों की जो घोषणा है वो तब तक निरर्थक है जब तक उसे लागू करने के लिए कोई संवैधानिक उपचार ना हो। तो संवैधानिक उपचार की चर्चा आर्टिकल 32 में किया गया है और इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और इसमें कितने प्रकार के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट निकाल सकता है? उसे लेख निकालने की शक्ति है। तो 5 प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता। 5 प्रकार के जो लेख हैं वो हम आपको बताते ही चले आ रहे हैं। 5 प्रकार का लेख, जैसे पहला है हाइबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो आपने पढ़ा है परमादेश। तीसरा जो आपका है, तीसरा आप बताइएगा, तीसरा प्रच्छेद। चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। यही 5 प्रकार का लेख है। अब इसमें देखिए पूछ रहा कौन सा उपचारों का अधिकार नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो है ही, आपने पढ़ा ही, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश भी है, मेंडामस भी है, सर्व क्षमा की चर्चा इसमें तो हमने नहीं बताया, कहीं भी सर्व क्षमा की बात हो, ये गलत है। अधिकार परीक्षा है ही, क्यू आरेंटो
इसकी बात है अधिकार परीक्षा की। तो इसमें 5 प्रकार के लेख है और 5 प्रकार में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इसमें कौन सी लेख की चर्चा में नहीं की है? सर्व क्षमा। तो सर्व क्षमा जो है संवैधानिक उपचार नहीं है, ये 32 में नहीं दिया गया है, ये गलत है। इसका जो हो जाएगा 3rd। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है और इसमें ये पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो प्रथम, इसमें जो प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम है तो पहली बार इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो लाया गया था वो संसद द्वारा लाया गया था और ये कब लाया गया था? 1955 में, 1955 में लाया गया था। एकल नागरिकता हमारे देश में है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है एक प्रकार की नागरिकता, अर्थात जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप ये नहीं कहते कि हम बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या झारखंड के, आप ये कहते हैं कि आई एम इंडियन, अर्थात मैं भारतीय हूँ। तो नागरिकता अगर भारत की आप बताते हैं तो भारत में एक है या कई है? एक ही है। तो भारत जब एक है और आपने भारत की नागरिकता ली है तो इसका मतलब है कि एकल नागरिकता होगा, एक प्रकार की नागरिकता है। और जहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है तो राज्य की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। जैसे अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है और भारत में और ब्रिटेन में एक प्रकार की नागरिकता। इससे फायदा है कि देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ रहती है, मजबूत रहती है। और आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में, आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? संसद को है। संसद इस पर कानून बना सकती है। हालांकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। संसद एकल नागरिकता को लेकर के साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर कानून बना सकती है। और अगर पूछा जाए कि नागरिकता भारत में कब से लागू हुआ है तो 50 से नहीं हुआ है, बल्कि ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। रीजन है क्योंकि जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, जब संविधान पारित हुआ था तो संविधान के पारित होने के समय टोटल 15 ऐसे आर्टिकल्स थे जो उसी समय, टोटल 15 आर्टिकल ऐसे थे जो उसी समय 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पर नागरिकता 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि नागरिकता को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और नागरिकता के संबंध में पहली बार जो एक्ट बनाया गया है वो 1955 में बनाया गया है। 1955 में नागरिकता को लेकर के कानून बनाया गया। तो सबसे ज़्यादा अधिकार नागरिकता से रिलेटेड वो कब हुआ है? 1955 में। लेकिन ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में, इस पे कई बार संशोधन हुआ है। अभी तक कई बार इसमें संशोधन हो चुका है, लगभग 6 बार संशोधन हो चुका है। तो क्वेश्चन आता है कि 1955 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था उसमें कितनी बार अभी तक संशोधन हुआ है? तो देखिए 1986 में भी हुआ है संशोधन और 1992 में भी इसमें संशोधन हुआ है। इसके बाद फिर 2003 में संशोधन हुआ है, 2005 में संशोधन हुआ है, 2015 में संशोधन हुआ है और 2019 में संशोधन हुआ है। अभी तक नागरिकता अधिनियम में जो कि 1955 में लाया गया था उसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है, 86, 92, 3, 5, 15 और 19। लेकिन अभी ये लागू नहीं हो पाया है, ये लागू नहीं है। 2019 वाला भी लागू नहीं है सीए को लेकर के, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो अभी ये लागू नहीं हो पाया है। बाकी और इसमें जो है ये लागू कर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे अभी तक 2019 का लागू नहीं हुआ है
बाकी 6 प्रकार से इस पर संशोधन हो चुका है। तो इसमें केवल यही पूछ रहा है कि कौन, देखिए पिछला, तो देखिए इसमें जो पूछ रहा है कि वो कौन सा लागू नहीं, तो 2019 में लागू नहीं है, 15/2005, 3/92/86 में इसमें संशोधन हो चुका है, लागू भी कर दिया गया, 2019 लागू नहीं है। तो फिलहाल इसके क्वेश्चन अकॉर्डिंग आइए, तो कब ये पारित किया गया था, तो 1955 में पारित किया गया था और अभी तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है, 5 बार तो इसे लागू भी कर दिया गया है, 2019 वाले को अभी लागू नहीं किया गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की बात है, तो इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों को संशोधन करने वाली संस्था का नाम है संसद। और संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार कब मिला था, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24वां जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, संविधान संशोधन 1971 में, और इसमें कह दिया गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। लेकिन आपने सुना होगा कि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज या वनाम केरल राज्य का मामला था। तो केशवानंद भारती वनाम केरल राज्य के मामले में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई है, बेसिक स्ट्रक्चर ला दिया गया, बुनियादी ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हैं कि जो बुनियादी ढांचा है, तो बुनियादी ढांचा में संशोधन नहीं होगा, बाकी हर जगह संशोधन हो सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसे है, संसद को है, संसद इस पर संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार को लेकर। लेकिन अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार पर संशोधन संसद करती है और संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, तब संशोधन नहीं होगा। तो संशोधन को, संसद को संशोधन करने का अधिकार कब दिया गया था, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में अधिकार तो दे दिया गया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब मुद्दा आया था, तो उसमें एक मानक तय कर दिया गया था कि अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ढाने वाला अगर संशोधन है, तब उस पर संशोधन नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। और संविधान के अगर ढांचे को नहीं ढा रहा है, तो फिर उस पर संशोधन हो सकता है, चाहे वो प्रस्तावना हो और चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे निषेध तत्व हो, कहीं भी संशोधन संसद के द्वारा ही किया जाएगा। और देखिए, जहाँ तक संशोधन की बात है संविधान में, तो संसद ही करेगी, राज्य विधानमंडल को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो संविधान का पलड़ा है वो संसद के प्रति या संविधान केंद्र के प्रति झुका हुआ है। तो इसमें यही कह रहा है कि कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए अधिकृत है, बता दीजिएगा, संसद है। और ये अधिकार इसको 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में दिया गया था। लेकिन 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा एक मानक के रूप में तय कर दिया गया है। अगर संविधान के बुनियादी ढांचा को ढहाने वाला संशोधन है तो रोक दिया जाएगा, अगर नहीं है तो हर जगह संशोधन हो सकता है, चाहे वो संविधान की प्रस्तावना हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, निषेध तत्व हो, हर जगह संशोधन हो सकता है। तो इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत में नागरिकता के संबंध मामले में, नागरिकता संबंधी मामले में, सिटीजनशिप की बात हो रही है, संबंधी मामले में विधान बनाने का प्राधिकार किसे मिला हुआ है? तो नागरिकता के मामले में कानून बनाने का अधिकार किसे है? 3 चीज़ें पूछ रहा है। नागरिकता के मामले में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो मैंने बताया कि नागरिकता के मामले में विधान बनाने का अधिकार संसद को आर्टिकल 11 के अनुसार है। संसद कानून बना सकती है। और संसद कैसे बनाती है? साधारण बहुमत के आधार पर बनाती है, और इसने बनाया भी था साधारण बहुमत का प्रयोग करके। 1955 में पहली बार भारतीय नागरिकता
नागरिकता अधिनियम लाया गया था और भारतीय नागरिकता अधिनियम के आधार पर भारत में लगभग 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा आप बताएंगे राष्ट्रीयकरण से, चाहे राष्ट्रीयकरण पूछा जाए और चाहे देशीयकरण पूछा जाए, एक ही चीज़ है, देशीयकरण से। और पांचवा है भूमि अर्जन से। तो उपयुक्त संशोधनों के आधार पर, और संशोधन करने का अधिकार संसद को है, तो भारत में कितने प्रकार की नागरिकता दी जा सकती है? तो आप बताएंगे भारत में 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, राष्ट्रीयकरण से, भूमि अर्जन से। अब इसको हमने विस्तार से क्लास में आपको चर्चा किया ही था, तो यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो समझ ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको बता रहे हैं। भारत में नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसे है? तो आर्टिकल 11 के अनुसार साधारण बहुमत के आधार पर संसद ही बनाएगी, क्योंकि अकेले राज्यसभा के पास नहीं है, लोकसभा के पास या राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है। और इसने बनाया भी था पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, और इसमें 6 बार अभी तक संशोधन हुआ है। 1986 में हो चुका है, 1992 में हो सकता है, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। इसका पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। तो देखिए इसमें भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करता है? तो इसमें कौन नागरिकता के लिए शर्तों को तय करने वाले संस्था है? तो जो नियम बनाएगी, जो कानून बनाएगी, वही शर्तों को तय करेगी। तो इसमें शर्तों को तय करने वाली जो संस्था है वो संसद है, संसद ही तय करती है। और वो भी किसके आधार पर तय किया जाएगा? तो आप बताएंगे साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर है। वही जैसे पिछला था उसी के आधार पर जो भी शर्तें होंगी वो संसद के आधार पर होंगी, चाहे वो जन्म से नागरिकता देने की बात हो, चाहे वंश परंपरा के आधार पर हो, चाहे भारतीयता के आधार पर हो, और चाहे आप कह सकते हैं भूमि अर्जन के आधार पर हो। किसी भी आधार पर अगर यहाँ पर नागरिकता के तहत संसद यहाँ पर दर्जा देती है तो वही सत्य होता है। बाकी और राष्ट्रपति को या चुनाव आयोग को या संसद या विधायिका को इसमें शर्तें निर्धारित करने का अधिकार नहीं। और संसद जो है साधारण बहुमत के आधार पर आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता संबंधी शर्तें दे सकती है। और वो भी किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करती है? एकल नागरिकता का प्रावधान करती है, एक प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करती है। और इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आप बताइएगा ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। कुछ राज्यों में एकल और कुछ राज्यों में दोहरी नहीं। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है, और वो भी किस प्रकार की नागरिकता है? भारतीय होने का नागरिकता है। तो भारतीय अगर हम हैं तो ये एकल विचारधारा है, क्योंकि भारत तो एक ही है, तो उसी के नाम से हम लोग इंडियन के नाम से नागरिकता लेते हैं। और जबकि दोहरी नागरिकता, इसमें 2 पक्ष हो जाता है, एक राज्य हो जाता है और एक केंद्र हो जाता है। तो इस प्रकार की नागरिकता अमेरिका में, दोहरी नागरिकता अमेरिका में, हमारे देश में एकल नागरिकता है। इसका पहला हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम किसी भी राज्य में ज़मीन खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, ज़मीन को बेच भी सकते हैं। अगर एक प्रकार की नागरिकता ना हो तो हर राज्य में ज़मीन खरीदने का या रहने का या बसने का अधिकार नहीं होता है। तो इसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए सोच समझ करके बड़े देश में, विविधता वाले देश में एकल नागरिकता को ही लागू किया गया है।
जो कि ये हमारे देश के लिए अच्छा संकेत है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हम चर्चा करते हैं वो पार्ट 1 में है। तो ये पार्ट 1 में आप कह सकते हैं संघ तथा संघराज्य क्षेत्र है, संघराज्य क्षेत्र। और पार्ट 2 में जो दिया गया है सिटीजनशिप है, नागरिकता है, नागरिकता। और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और पार्ट 4 में जो दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्य के नीति तत्व दिए गए हैं। और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है। हालांकि था नहीं, बाद में इसे जोड़ा गया है। तो आपको यही पूछ रहा है कि नागरिकता, तो नागरिकता कितने में है? पार्ट 2 में है। और आर्टिकल्स कितने से कितने तक है? 5 से लेकर 11 तक है। तो इसका सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो सूचना का अधिकार पूछ रहा है, कौन से सही है? मौलिक अधिकार ये नहीं है, ना तो मौलिक अधिकार ना तो विधिक अधिकार, ये भी गलत है। वह मौलिक और विधिक, ये भी गलत है। या एक विधिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है। और आप बताएंगे कि इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। और जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति दी गई थी। तो जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति दी थी। 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था, सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार ये संवैधानिक नहीं है बल्कि गैर संवैधानिक है, या एक विधिक अधिकार है। आर्टिकल 19A में है, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है बल्कि विधिक दर्जा दिया गया है। इस समय मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो यशोवर्धन सिंह है। यशोवर्धन सिंह जो है इस समय मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो सूचना का जो अधिकार है 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था सही मायने में। जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर अनुमति दी थी। और इस समय सूचना आयुक्त यशोवर्धन है। और यह एक विधिक अधिकार है, हालांकि 19A में है, लेकिन फिर भी इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका डी हो जाएगा, इसका डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लैटिन शब्द मेंटेनेंस परमादेश का अर्थ क्या है? तो परमादेश का अर्थ जो है वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में हम लोग जो है इसका सहारा ले सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही परमादेश को जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट करेगा 226, सुप्रीम कोर्ट करेगा 32। और ये जो सार्वजनिक संस्थान है या जो सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, जो पब्लिक ड्यूटी के लिए बैठे हुए संस्थान हैं या अधिकारी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मंडामस को जारी करते हैं। और मंडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो इसका डी हो जाएगा, इसका डी होगा। तो हाई कोर्ट अगर आदेश देगा 226, सुप्रीम कोर्ट देगा तो 32 होगा। ठीक है, तो आज जो इसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले होंगे और आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। और अगली बार जब हम आएंगे तो उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और भी अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो जुड़िएगा, देखिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।